हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं एविडेंस लॉ का जो है क्वेश्चन पेपर। ये है आप लोगों का, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है और इसके अलावा एक और पेपर है। तो कुल मिला के आपके 200 जो है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू आप लोग सॉल्व करोगे। और इसके अलावा भी मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा बताते जाऊंगी और हो सकेगा तो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि आप लोग जानते हो जो भी आपके एक्ट्स से क्वेश्चन आते हैं तो वो आप लोगों के ज़्यादातर जो है सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो वो मैं आपको इम्पॉर्टेंट जितने भी सेक्शन है वो टिक करके उसकी फ़ोटो मैं टेलीग्राम में सेंड कर दूंगी। आप लोग जो है उसको पढ़ लेना, ठीक है। अभी बाकी जितना हो सकेगा मैं वीडियो में ही आप लोगों को इम्पॉर्टेंट टिक कराती रहूँगी। तो अभी हम लोग चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा जो है पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 प्रवृत्त हुआ, यानी कि जो आपका एविडेंस लॉ है ये कब इन्फोर्स हुआ। अब यहाँ पर आप लोग दो चीजें याद रखना, दो डेटें आप लोगों को मिलेंगी। एक डेट पूछी जाएगी इन्फोर्समेंट डेट यानी लागू कब से हुआ, एक डेट आपकी है कि ये बना कब था। तो पहले ये देख लेते हैं कि ये बना कब था यानी इनेक्ट कब हुआ था। तो इसकी डेट आप लोग याद रखना 15 मार्च 1872, ठीक है। 15 मार्च 1872 को ये एविडेंस लॉ इनेक्ट हुआ था। लागू कब हुआ था आपका, तो 1 सितंबर 1872 को ये लागू हो गया था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आ गया आप लोगों को। और ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट, दोनों में कोई ना कोई एक आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये 100% इसकी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होता है, किस पर लागू होता है। मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाइयों पर, या विभागीय कार्रवाइयों पर, या फिर न्यायालय के समक्ष न्यायिक कार्रवाइयों पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आप लोग याद रखना कि जो आपका एविडेंस लॉ होता है वो केवल और केवल न्यायालय के समक्ष जो न्यायिक कार्रवाइयां होती हैं उन्हीं पर लागू होता है, ठीक है। मध्यस्थ के समक्ष जो कार्रवाइयां होती हैं या जो विभागीय कार्रवाइयां होती हैं तो उन पर आपका जो है एविडेंस लॉ लागू नहीं होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन आता है अभी। तो यहाँ पर आप लोग याद रखना कि न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट, ठीक है। और ऐसा ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जिसको वैध रूप से प्राधिकृत किया गया हो एविडेंस ग्रहण करने के लिए यानी साक्ष्य लेने के लिए, सिवाय इसमें मध्यस्थ के, यानी मध्यस्थ जो है उसको आपका न्यायालय के परिभाषा के अंतर्गत नहीं रखा गया है। ये आप लोग जब अपने बेयर एक्ट में पढ़ोगे न्यायालय की डेफिनेशन तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाए कि न्यायालय की परिभाषा में कौन कौन आता है। तो वहां पे आप याद रखना कि आपका न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और इसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति जो वैध रूप से एविडेंस लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया है, ये तीनों आते हैं। आपका मध्यस्थ जो है वो न्यायालय की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आपका है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य विधि है क्या है, मौलिक विधि है या प्रक्रिया विधि है, या दोनों है। तो इसमें याद रखना मौलिक विधि क्या होता है, ऐसा लॉ होता है जो आपको राइट्स और ड्यूटीज बताता है, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। और जो प्रोसीजरल लॉ मतलब जो प्रक्रिया विधि होती है जिसको प्रोसीडिंग लॉ बोलते हैं, ये आपका क्या होता है, जो भी आपके जो भी सब्सटेंटिव लॉ है, जो मौलिक विधियां हैं, तो उनको लागू किस तरीके से कराया जाएगा उसका प्रोसीजर बताता है, प्रक्रिया बताता है, ठीक है। तो आपको जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो एक प्रोसीजरल लॉ है, ठीक है। या इसका बी जो है ये करेक्ट है, मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का आधार माना जाता है। ऑप्शन है आपके, उस स्थान की विधि को जिस स्थान पर कार्य किया गया है या अपराध किया गया था। नेक्स्ट है आपका कि उस स्थान विधि को जहां अन्वेषण या जांच की गई थी। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है कि उस स्थान की विधि को जहां पक्षों ने अपना समाधान ढूंढना था। या नेक्स्ट आपका लास्ट ऑप्शन है उस स्थान की विधि को जहां किसी मामले में कार्रवाइयां की जाती हैं। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर एक लिखा हुआ है वर्ड लेक्स फोरी, एक होता है लेक्स फोरी और एक होता है लेक्स लोशी। तो लेक्स फोरी का मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ फोरम, और दूसरा जो लेक्स लोसी है उसका होता है कि लॉ ऑफ
लैंड। यानी जो आपका एविडेंस लॉ है वो कहाँ पर लागू होगा, तो उस स्थान की विधि को जहां पर किसी मामले में कार्रवाइयां की जा रही है, यानी जिस स्थान पर जो भी विधि लागू है तो उसी विधि के अनुसार ही आपका जो है प्रोसीजरल लॉ यानी जो आपका एविडेंस लॉ है ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है किस तरीके की कार्रवाइयों पर लागू होता है, प्रशासनिक अभिकरण की कार्रवाइयों पर या मध्यस्थ की कार्रवाइयों पर या अवमानना की कार्रवाइयों पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें याद रखना, अभी ऊपर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो एविडेंस लॉ होता है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग में एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे जो अवमानना की कार्रवाई है ये आपका सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका एविडेंस लॉ जो है एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार न्यायालय शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब इसमें कौन नहीं आता है, अभी देखो हमने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि न्यायालय आता है, मजिस्ट्रेट आता है और साक्ष्य देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति, ये आते हैं आपके न्यायालय शब्द के अंतर्गत। लेकिन जो है आपका मध्यस्थ ये आपका न्यायालय शब्द के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पर ये भी याद रखना कि जनरली जो है आप लोगों ने बाकी एक्ट्स पढ़े होंगे तो सेक्शन 2 में जो है आपकी ज्यादातर डेफिनेशन डिफाइन होती है, लेकिन इसमें सेक्शन 3 में आपका सारी डेफिनेशन जो है सेक्शन 3 में डिफाइन है। तो आपसे सेक्शन भी पूछा जा सकता है कि इसका जो निर्वचन खंड है एविडेंस लॉ का तो वो किस सेक्शन में है। अब कुछ और भी आपको इम्पोर्टेंट बता दें, जैसे आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि टोटल चैप्टर कितने हैं एविडेंस लॉ में, तो टोटल 11 चैप्टर हैं, ये आप लोग याद रखना। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सेक्शन कितने हैं टोटल, तो 167 इसमें सेक्शन है। अगर आपसे पूछा जाए कि पार्ट कितने हैं तो इसमें आप लोग 3 पार्ट बताना, 3 इसके भाग हैं एविडेंस लॉ के, जिसमें पहला वाला भाग है। अब ये भी आपसे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि भाग 1 में जो है क्या दिया गया है, तो इसमें आप लोग याद रखना तथ्यों की सुसंगति के बारे में बताया गया है, यानी रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के विषय में बताया गया है। नेक्स्ट जो है पार्ट 2 उसमें क्या बताया गया है, सबूत के विषय में। ठीक है, यानी प्रूफ के बारे में बताया गया है। और पार्ट 3 जो है वो बताता है साक्ष्य का पेश किया जाना और उसका प्रभाव क्या होगा, यानी किस तरीके से साक्ष्य को पेश किया जाएगा और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका ये कुछ इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट यानी तथ्यों की सुसंगतता जो है किस सेक्शन से लेकर के किस सेक्शन है तक है। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि सेक्शन 5 से लेकर के सेक्शन 16 तक दिया गया है। ठीक है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में बताया गया है। तो ऐसा कुछ है जो आपको इम्पोर्टेंट है जो आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द साक्ष्य विधि की धारा 3 में परिभाषित नहीं है। अब ये भी आप लोग याद रखना, न्यायालय की परिभाषा दी गई है, ठीक है, दस्तावेज की परिभाषा दी गई है और साक्ष्य की परिभाषा दी गई है, लेकिन आपका जो है संस्वीकृति की परिभाषा नहीं दी गई है। तो ये आप लोग याद रखना कि संस्वीकृति को जो है परिभाषित नहीं किया गया है। अब हम आपको और भी बता दें कुछ कि और क्या क्या फिर इसमें डिफाइन किया गया है। तो न्यायालय को जो है इसमें परिभाषित किया गया है, ये तो आपको पता ही चल गया अभी भी। ठीक है, दस्तावेज को परिभाषित किया गया है, साक्ष्य को परिभाषित किया गया है, इसके अलावा तथ्य को जो है परिभाषित किया गया है। सुसंगत किसके बारे में, सुसंगत के बारे में परिभाषित किया गया है। अब देखो मैं सब लिखूंगी नहीं, मैं ओरली में जल्दी जल्दी बता दे रही हूँ, ठीक है, उसमें टाइम लगेगा। विवादक तथ्य के बारे में बताया गया यानी फैक्ट इन इशू, इसकी डेफिनेशन दी गई है। दस्तावेज क्या है, साक्ष्य क्या है, साबित यानी प्रूव्ड और ना साबित यानी डिसप्रूव्ड और साबित नहीं हुआ यानी नॉट प्रूव्ड। और भारत, इनकी जो है डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 3 में। अब आप लोग ये सेक्शन पढ़ लेना, आपसे जो है इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साबित ये क्या है, मतलब 2-3 ऑप्शन दे देंगे, आपसे पूछा जाएगा ये क्या है, साबित, ना साबित या फिर साबित नहीं हुआ। ये इस तरीके से क्वेश्चन शायद इस पेपर में भी हैं, आप लोगों को देखने को मिलेंगे भी। ठीक है, फैक्ट में पूछा जाएगा कि ये इनमें से क्या फैक्ट है, जैसे यही है आपका 8 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है। तो हरि ने कहा, मोहन ने देखा, राम ने झूठ बोला, तो ये सारे आपके फैक्ट हैं। ठीक है, डी इसका करेक्ट है। अभी मैं हो सकता है कि मेरी स्पीच स्लो होगी थोड़ी सी बोलने में, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मतलब काफ़ी रात हो गई है, तो उतनी एनर्जी अब बची नहीं है।
लेकिन मैं जो अगले वीडियो आएंगे, अगर मैं कल दोपहर में रिकॉर्ड करूंगी तो शायद उनको स्पीड में बोलूंगी, क्योंकि आप लोग का टाइम वेस्ट हो रहा है। आप लोग अपना वीडियो का जो है स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित और प्रतिपक्षी द्वारा अस्वीकृत तथ्यों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नकारात्मक तथ्य या सुसंगत तथ्य या विवादक तथ्य या सकारात्मक तथ्य। ध्यान से सुनो, पहले इस स्टेटमेंट में कहा गया है किसी वाद में एक पक्षकार के द्वारा कोई स्टेटमेंट दिया गया, कहा गया कोई बात, और प्रतिपक्षी के द्वारा उसी स्टेटमेंट को जो है अस्वीकृत कर दिया गया। ठीक है, तो यानी अब इसको क्या कहा जाएगा? नकारात्मक तथ्य कहा जाएगा या सुसंगत तथ्य कहा जाएगा या विवादक तथ्य या सकारात्मक? तो इसका सही आंसर है विवादक तथ्य। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा कि जैसे जब कोई प्लेंटिफ होता है, जब कोर्ट में जाकर के अपनी प्लेंट दाखिल करता है कि भाई हमारे इन अधिकारों का हनन हुआ है, जो है सामने वाली पार्टी ने ये हमारा नुकसान किया हुआ है, ठीक है, इन्होंने ये अधिकारों का हमारे हनन किया है, तो कोर्ट के द्वारा फिर क्या किया जाता है? भेजा जाता है वो जो है सम्मन भेजा जाता है सेकंड पार्टी को, उनको नोटिस दी जाती है कि आप जो है कोर्ट में आइए और इसका जो है रिटन स्टेटमेंट दीजिए। तो कोर्ट वहां पे क्या करती है? सामने वाली पार्टी को रिटन स्टेटमेंट देने के लिए बोलती है। तो जो दूसरी पार्टी होती, जो अपोजिट पार्टी होती, तो वो जो वादी ने प्लेंटिफ में जो भी बातें डाली होगी तो उसको कुछ को जो है स्वीकार कर लेता है कि हाँ हमने ये किया है, और जिन बातों को स्वीकार नहीं करता है तो बस वही फैक्ट इन इशू हो जाता है, उसी पर जो है आपका मामला चलता है। ठीक है, जो है केस आपका उसी पे चलता है, अब उसी को डिसाइड करना होता है, वही बन जाता है आपका फैक्ट इन इशू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन साक्ष्य विधि में सम्मिलित नहीं है? इनमें से क्या जो है साक्ष्य विधि में सम्मिलित नहीं है? युक्त साक्ष्य। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्न में कौन कौन साक्ष्य विधि में सम्मिलित नहीं है? इनमें से क्या जो है साक्ष्य विधि में सम्मिलित नहीं है? तो युक्त साधारण नियम, या फिर साक्ष्य के विधिक नियम, तार्किक नियम, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है बी नंबर, साक्ष्य के विधिक नियम जो है इसमें साक्ष्य विधि में शामिल नहीं है। नेक्स्ट आपका है न्यायालय को दिया गया शपथ पत्र। न्यायालय को जो दिया गया जो आपका एफिडेविट होता है वो साक्ष्य नहीं है या साक्ष्य है, या केवल एक लिखित कथन है या एक सबूत है? तो आपका इसका करेक्ट आंसर है साक्ष्य नहीं है। जो इसमें याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसमें ये आपका जो एफिडेविट होता है, जो शपथ पत्र होता है, ये साक्ष्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दस्तावेज नहीं है? लेख, मानचित्र, या टेलीफोन वार्ता, या फोटो चित्र? तो आपका 12 का करेक्ट आंसर है टेलीफोन वार्ता। इसका करेक्ट आंसर क्या है? टेलीफोन वार्ता। ये आपका जो है दस्तावेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है धातु पट या शिला पर उत्कीर्ण लेख। धातु पट या शिला पर उत्कीर्ण लेख ये क्या है? एक तथ्य है, दस्तावेज है, राय है, हेतुक है, क्या है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है दस्तावेज है। ठीक है, राय और हेतुक तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो क्या होगा? इसमें दस्तावेज होगा। नेक्स्ट आपका है कि कोई भी तथ्य प्रमाणकारी बल हो, कोई भी तथ्य प्रमाणकारी बल हो साक्ष्य कहलाता है। यह परिभाषा किसकी थी? तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर ए, सामान्य की थी। अब इनकी डेफिनेशन याद कर लो, ये कई बार रिपीट हुई ये डेफिनेशन कि कोई भी तथ्य प्रमाणकारी बल हो, ऐसा कोई तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो तो वो साक्ष्य कहलाता है। ये डेफिनेशन है सामान्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस उदाहरण में साक्ष्य का अर्थ एक तथ्य है जिसमें एक निष्कर्ष नियम के रूप में है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी, परिस्थिति जन्य साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं करता। किसका उल्लेख नहीं करता है? मौखिक साक्ष्य, या दस्तावेजी साक्ष्य, द्वितीयक साक्ष्य, परिस्थिति जन्य साक्ष्य। तो 16 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका है आंसर नंबर डी, परिस्थिति जन्य साक्ष्य की जो है डेफिनेशन प्रत्यक्ष रूप से नहीं दी गई है आपका एविडेंस लॉ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गलत उत्तर बताइए। साक्ष्य निम्न प्रकार का हो सकता है। कैसा कैसा हो सकता है? तो इसमें जो है आपको गलत उत्तर बताना है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हो सकता है, प्राथमिक और द्वितीयक भी साक्ष्य हो सकता है, मौखिक और दस्तावेजी भी हो सकता है, लेकिन प्रक्रियात्मक और सारवान नहीं हो सकता है।
तो ये गलत आंसर है और ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आपका अब आप इस 18 नंबर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको बस आप जो है अच्छे से समझ लिया अगर आपने, तो आपका समझो एक क्वेश्चन पक्का, सॉरी एक मार्क जो है पक्का हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आपका है कि न्यायालय को यह विश्वास है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है। ये क्या है, मतलब आपका साबित या ना साबित या साबित नहीं हुआ, इनमें से क्या है। तो आप एक चीज समझ लो कि साबित क्या होता है कि जब न्यायालय को ये विश्वास होता है कि ये जो तथ्य है वो अस्तित्व में है, तो वो होता है साबित। और जब ये विश्वास होता है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है, तो वो होता है ना साबित। और साबित नहीं हुआ क्या होता है कि जो ना तो साबित किया गया है अभी और ना ही ना साबित किया गया है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत ही आसान है अगर आप इसको समझ जाते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन का, तो वो है ना साबित। यानी न्यायालय को अभी उस तथ्य के बारे, अस्तित्व के बारे में विश्वास नहीं है, तो यानी वो डिस्प्रूव होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि कोई तथ्य जब ना तो साबित किया गया है और ना ही ना साबित किया गया है, तो क्या होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, वो होगा साबित नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिनाख्त परेड किसके द्वारा की जाती है। तो इनमें से कोई भी शिनाख्त परेड कर सकता है। ओके, यानी डी इसका करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय साक्षरता अधिनियम की कौन सी धारा एजेंसी के सिद्धांत पर आधारित है। इनमें से कौन सी धारा है जो एजेंसी के सिद्धांत पर आधारित है। तो याद रखना करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी 10। धारा जो है 10 जो है एजेंसी के सिद्धांत पर आधारित है। अब ये सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो ये सेक्शन सारे रट लेना। वैसे मैं इंपॉर्टेंट सेक्शन में टिक करा दूंगी, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में अन्यत्र उपस्थिति संबंधी प्रावधान वर्णित है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर आपका है आंसर नंबर 11। वैसे 10, 11 ऐसे कुछ सीरियल से ही इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। ज्यादातर एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाते हैं सेक्शन वाले, तो ज्यादातर जो है स्टार्टिंग से देते चले जाते हैं और पीछे की तरफ जाते हैं। तो कुछ इस तरीके का एक पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलता है एग्जाम पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि क्या ए ने किसी व्यक्ति की अमुक दिन कोलकाता में हत्या की। यह तथ्य है कि वह उस दिन लाहौर में था। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये एक फैक्ट है कि वह उस दिन लाहौर में था। जिस दिन जो है हत्या हुई, तो उस दिन वो लाहौर में था। क्वेश्चन क्या है कि ये हत्या जो है ए ने ही करी। ठीक है, वो भी हत्या हुई कहाँ, लेकिन वो तो कोलकाता में हुई है। ठीक है, तो अब ये वाला फैक्ट क्या होगा, सुसंगत होगा या विसंगत होगा या सुसंगत नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, सुसंगत। आपका जो सेक्शन 11 में आप लोगों ने जो देखा है अन्यत्र उपस्थिति का जो सिद्धांत है, वो इसी के बारे में बात करता है कि जब भी जैसे कोई मर्डर हुआ या कोई मामला हुआ, विवाद हुआ, तो उस टाइम पर जो है अगर आप और कहीं पर थे, तो उसका जो है एक बचाव मिल जाता है, या वो एक रेलिवेंट फैक्ट बन जाता है कि भाई अगर ये इंसान जो है उस दिन लाहौर में था जिस दिन हत्या हुई थी, तो वो ऐसे कोलकाता में कैसे आ सकता है हत्या के टाइम की। मतलब दो जगह एक टाइम पर कैसे हो सकता है, कोलकाता में भी हो और जो है लाहौर में भी हो। ठीक है, तो वो एक रिलेवेंट फैक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या किसी विवादक प्रश्न के अनअस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा। यानी ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या किसी विवादक प्रश्न, यानी कोई भी जो भी फैक्ट इन इशू है, तो उसके अनअस्तित्व के बारे में क्या कोई साक्ष्य दिया जा सकता है। हाँ, दिया जा सकता है, क्यों नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 में निम्नलिखित में से कौन शब्दावली सुसंगतता हेतु सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से कौन सी शब्दावली सुसंगतता के लिए जो है सम्मिलित नहीं है, सुसंगतता में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन आपका है हेतु, ये भी आपका रेलेवेंट माना जाता है। तैयारी, ये भी आपका रेलेवेंट है। आचरण, लेकिन जो है आशय, ये आपका सुसंगतता के अंतर्गत नहीं आता है, यानी ये रेलेवेंट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विष द्वारा ख की हत्या करने के लिए का विचारण किया जाता है। ख की मृत्यु से पूर्व का ने ऐसा विष जो है उपार्जित किया था। तो ये क्या है, सुसंगत नहीं है या सुसंगत है या अंशतः सुसंगत है।
या फिर जो है अंशतः सुसंगत है, या फिर ना तो सुसंगत है ना ही विसंगत है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर आपका है सुसंगत है। ये क्या होगा, सुसंगत माना जाएगा, क्योंकि जो है खा की हत्या हुई है जहर खाने से, जहर की वजह से उसकी हत्या हुई है। और उसके पहले जो है का को देखा गया, या का ने ये पता चला कि जो है का ने जो है जहर लाया था, तो वो क्या है, रेलिवेंट होगा। नेक्स्ट आपका है अभियुक्त का आचरण सुसंगत है। अभियुक्त का जो आचरण है वो किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर है धारा 8। धारा 8 के अंतर्गत जो है अभियुक्त का आचरण सुसंगत माना गया है। इसके आगे जो है नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा के तहत पहचान परेड प्रासंगिक है। तो ये जो है 28 का जो है करेक्ट आंसर है बी। साक्ष्य अधिनियम की धारा 9, साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 में पहचान परेड को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट आपका है मिर्जा अकबर बनाम किंग एम्परर का जो केस है किस सेक्शन से रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, यानी धारा 10 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द मन की दशा प्रकट करती है। फिर से रिपीट कर दें, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द मन की दशा प्रकट करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आशय को प्रकट करता है, ज्ञान को प्रकट करता है और स्वभाव को प्रकट करता है। तो इसका सही आंसर आपका है आंसर नंबर डी। अब चलो आज जो है इसे यहीं तक रखते हैं, और फिर जो है हम कल आपके कोशिश नहीं, प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप लोगों को कहना नहीं पड़ेगा, मैं ये वाला वीडियो जो है सॉरी पेपर पूरा कवर करा दूंगी। इसके अलावा जो एक और पेपर है उसमें भी 100 क्वेश्चन है, मैं उसको भी करा दूंगी। अभी जो है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब थोड़ा सा उतना बन नहीं पा रहा है, स्लो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको एडिट करके फिर सुबह जो है आपको अपलोड कर दूंगी इस वीडियो को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते हैं। तब तक आप लोग पढ़ाई करिए, और तब तक हाँ आप लोग एक काम करिएगा, सेक्शन वगैरह सारी पढ़ डालिए तब तक। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।